नमस्ते दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने अपनी हिम्मत और इंजीनियरिंग से प्रकृति को चुनौती दी है, तब तब दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया है। स्वेज कैनाल ने रेगिस्तान को चीरकर यूरोप और एशिया को मिला दिया, तो पनामा कैनाल ने पहाड़ों को काटकर दो महासागरों को एक कर दिया। लेकिन अब कल्पना कीजिए एक ऐसे ही और मेगा प्रोजेक्ट की, जो यूरेशिया के दिल में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। यह एक ऐसी 700 किलोमीटर लंबी नहर होगी जो जमीन से घिरे कैस्पियन सागर को सीधे ब्लैक सी और दुनिया के महासागरों से जोड़ देगी। रूस का 2000 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब यह बनकर तैयार होगा तो यह सिर्फ एक नहर नहीं होगी, यह एक ऐसा नया समुद्री रास्ता होगा जो व्यापार, ताकत और राजनीति के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो सवाल यह है कि रूस के इस मास्टर स्ट्रोक से यूरोप से एशिया का रास्ता कैसे बदलेगा, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में भारत के लिए क्या मौका है और क्या चुनौती। चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले कैस्पियन सागर को समझना होगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है, यानी यह चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इसके आसपास के देश जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान तेल, गैस और अनाज के विशाल भंडारों पर बैठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास अपना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं है। अभी जो एकमात्र समुद्री रास्ता मौजूद है वो है 1952 में बना वोल्गा डॉन कैनाल। यह सोवियत जमाने की नहर आज के हिसाब से बहुत छोटी, कम गहरी और पुरानी हो चुकी है। इससे सिर्फ 5000 टन वाले छोटे जहाज ही गुजर सकते हैं, जबकि आज के मॉडर्न कार्गो जहाज इससे कई गुना बड़े होते हैं। इसका नतीजा यह है कि यह रास्ता एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है, जिससे इन देशों को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में सामने आया है यूरेशिया कैनाल का आइडिया। यह कोई छोटी मोटी नहर नहीं, बल्कि एक 700 किलोमीटर लंबा और लगभग 7 मीटर गहरा जलमार्ग होगा। यह दक्षिणी रूस के एक प्राकृतिक निचले गलियारे से होकर गुजरेगा, जिसे कुमा-मानिच डिप्रेशन कहते हैं। इसकी क्षमता आज के वोल्गा डॉन कैनाल से लगभग 3 गुना ज्यादा होगी, जिससे 10,000 से 15,000 टन वाले बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। अनुमान है कि यह नहर हर साल 75 से 100 मिलियन टन कार्गो संभाल सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक बना देगा। यह नहर कैस्पियन सागर को ब्लैक सी से जोड़ेगी और वहां से जहाज तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर और फिर पूरी दुनिया के महासागरों तक पहुंच सकेंगे। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसके फायदे इतने ज्यादा हैं, जाहिर है खिलाड़ी भी बड़े ही होंगे। इस प्रोजेक्ट के पीछे असल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों के अपने अपने हित एक साथ आकर मिल गए हैं। पहला खिलाड़ी है कजाकिस्तान, और असल में यह सपना सबसे पहले उसी ने देखा था। उसके पास तेल, गैस और अनाज के भंडार तो हैं, लेकिन समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। इसलिए उसे अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए हमेशा रूस या चीन जैसे बड़े पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कोई भी देश हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहता। इसलिए कजाकिस्तान को समुद्र तक अपनी आजाद पहुंच चाहिए थी। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए न तो उसके पास इतना पैसा था और न ही राजनीतिक ताकत। इसीलिए उसे एक ऐसे ताकतवर साथी की जरूरत पड़ी जिसके बिना यह प्रोजेक्ट मुमकिन ही नहीं था। और यहीं एंट्री होती है दूसरे खिलाड़ी की, रूस। रूस के लिए यह प्रोजेक्ट एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। पहला, वो अपनी पुरानी सोवियत जमाने की वोल्गा डॉन कैनाल को मॉडर्नाइज कर पाएगा। दूसरा, इस नए रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से उसे टोल के रूप में मोटी कमाई होगी। और तीसरा और सबसे अहम, यूरेशिया के व्यापार पर उसका दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 20,000 करोड़ डॉलर का यह प्रोजेक्ट इतना महंगा है कि रूस की अपनी अर्थव्यवस्था पर भी यह एक बड़ा बोझ साबित हो सकता है। इसलिए इस खेल को मुमकिन बनाने के लिए एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जिसकी जेबें बहुत गहरी हों, और वो खिलाड़ी है चीन। चीन के लिए यह नहर सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है। चीन अपने विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत
पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रहा है। यह नहर उसके लिए मध्य एशिया से व्यापार का सिर्फ एक और रास्ता नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम स्ट्रेटेजिक वाटर कॉरिडोर है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर चीन न सिर्फ अपने व्यापार को सुरक्षित करेगा, बल्कि इस पूरे इलाके में अपनी ताकत को भी मजबूत करेगा। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि इस सब में भारत कहां है। दोस्तों, भारत भी यूरोप और मध्य एशिया से व्यापार के लिए एक नया और छोटा रास्ता बनाने में लगा है। इसका नाम है INSTC, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए रूस और यूरोप से जोड़ता है, और इसका एक अहम हिस्सा कैस्पियन सागर भी है। अब सोचिए, अगर यह यूरेशिया कैनाल बन जाती है तो भारत के लिए एक नया समीकरण बन सकता है। हमारा सामान मुंबई से निकलकर ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचेगा, वहां से जमीन के रास्ते कैस्पियन सागर तक, और फिर इस नई यूरेशिया कैनाल के जरिए सीधे ब्लैक सी और यूरोप तक। यह रास्ता पारंपरिक स्वेज कैनाल के रास्ते से काफी छोटा, सस्ता और तेज हो सकता है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन यहां एक पेंच भी है। अगर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह चीन ने फाइनेंस किया और यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि तब इस पूरे रूट पर चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसीलिए भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। यह भारत के लिए एक मौके और चुनौती दोनों की तरह है। यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना शानदार लगता है, इसे हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल है। इसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है इंजीनियरिंग की चुनौती। कैस्पियन सागर समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है, जबकि ब्लैक सी समुद्र तल पर है। इसका मतलब है कि पानी अपने आप नहीं बहेगा। पनामा कैनाल की तरह ही यहां पर भी पानी को ऊपर उठाने और नीचे ले जाने के लिए विशाल पंपिंग स्टेशन और लॉक सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। दूसरी चुनौती है पैसा। $2000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। रूस की अर्थव्यवस्था पर पहले से ही दबाव है। कजाकिस्तान अकेले इसे फंड नहीं कर सकता। उम्मीद चीन से है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले कोई भी इन्वेस्टर 1000 बार सोचेगा। तीसरी चुनौती है जियोपॉलिटिक्स। भले ही यह नहर बन जाए, लेकिन ब्लैक सी से बाहर निकलने का आखिरी दरवाजा यानी बॉस्पोरस स्ट्रेट अभी भी तुर्की के कंट्रोल में रहेगा, यानी तुर्की की अहमियत फिर भी बनी रहेगी। इसके अलावा ईरान और अजरबैजान जैसे पड़ोसी देश रूस का बढ़ता दबदबा देखकर इस प्रोजेक्ट को शक की नज़र से देख सकते हैं। एक और बड़ा सवाल है पर्यावरण का। 700 किलोमीटर लंबी नहर खोदने और नदियों का पानी मोड़ने से वहां के नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे मछलियों के रास्ते रुक सकते हैं, जमीन में खारापन बढ़ सकता है और रेगिस्तान फैलने का खतरा भी है। इतिहास गवाह है कि प्रकृति के साथ इतने बड़े स्तर पर छेड़छाड़ के नतीजे अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, यूरेशिया कैनाल एक तरफ एक ऐसा शानदार विजन है जो मध्य एशिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके रास्ते में पहाड़ जैसी इंजीनियरिंग, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हैं। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और सरकारें इस प्रोजेक्ट को उम्मीद और शक दोनों नजरों से देख रही हैं। यह सच है कि यह नहर व्यापार के नए रास्ते खोलेगी और खरबों डॉलर की इकोनॉमी को जन्म देगी। लेकिन $2000 करोड़ का शुरुआती निवेश इतना बड़ा है कि इसका रिटर्न आने में दशकों लग जाएंगे। इसलिए चीन जैसा बड़ा इन्वेस्टर भी इस पर पैसा लगाने से पहले 1000 बार सोच रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हवा का एक झोंका भी इस पूरे निवेश को डुबो सकता है। रूस और कजाकिस्तान इसे अपनी जरूरत और ताकत बढ़ाने का जरिया मानते हैं, लेकिन इस रास्ते का आखिरी गेटवे यानी बॉस्पोरस स्ट्रेट आज भी तुर्की के पास है। इसलिए आलोचकों का मानना है कि यह नहर शायद उतनी आज़ादी न दे पाए जितनी सोची जा रही है। यह सिर्फ एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में रखने जैसा हो सकता है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट कागजों और प्लानिंग स्टेज पर ही रुका हुआ है, लेकिन जिस तेजी से दुनिया में ट्रेड रूट्स को लेकर जंग छिड़ी है, उसे देखते हुए यह कभी भी दोबारा जिंदा हो सकता है।
इसलिए इसका भविष्य किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि आने वाले समय के राजनीतिक समीकरणों पर टिका है। यह उन महापरियोजनाओं में से एक है जो या तो इतिहास बना देती हैं या फिर इतिहास के पन्नों में एक अधूरे सपने की तरह दफन हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? क्या रूस, कजाकिस्तान और चीन मिलकर इस असंभव लगने वाले सपने को हकीकत में बदल पाएंगे? और क्या यह नहर भारत के लिए एक सुनहरा मौका साबित होगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और दिलचस्प जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।